हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल डिस्कशन फॉर 9th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, द हिंदू के अंदर आज तीन काफी अच्छे एडिटोरियल्स आए हुए हैं, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हम कितना स्पेंड कर रहे हैं और बदले में हमें उसकी आउटपुट कितना मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है। सबसे पहले इसके बारे में बात कीजिए। अगर आप सिंपल शब्दों में देखेंगे कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जितना स्पेंड करता है और बदले में जो उसकी आउटपुट मिलती है ना, मतलब जो उसका प्रोडक्टिविटी होता है, वो दोनों का रेशियो जो है हमारा बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे एक्जैक्टली क्यों कम है और कैसे कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज हम बात करेंगे यहाँ पर राइट्स वर्सेस ड्यूटीज के बारे में। नो दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और इस एडिटोरियल को प्रॉपर्ली समझने के बाद आपको राइट्स और ड्यूटीज के बीच का जितना भी डिफरेंस है, जो भी आपको कंसेप्ट है, सब कुछ बहुत ही प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉर मेंस। ठीक है, और इसके अलावा द थर्ड आर्टिकल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इट इज टैक्स इंसेंटिव। स्पेशली जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, यानी कि जो चैरिटी करते हैं, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसा दान में देते हैं, उन सब का क्या उन सब के ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए फिर नहीं लगने चाहिए, और टैक्स इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट एग्रीकल्चर स्पेंडिंग और किस तरीके से वो हमारे फार्मर्स का इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि इस साल जो बजट है उसके अंदर पैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को अलॉट किए गए हैं दैट हैज मार्जिनली इंक्रीज, बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है बाय ट्यून ऑफ जस्ट 4.4%। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर जितना हमने पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेंड किया था उससे हमने सिर्फ 4.4% यहाँ पर इंक्रीज किया है। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे इस साल के इन्फ्लेशन से, तो इन्फ्लेशन हमारा ऑलमोस्ट 5.5% की स्पीड पे चल रहा है। आपको याद होगा जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो इन्फ्लेशन है दैट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 5.5%। सोचिए, हमारा इन्फ्लेशन 5.5% की स्पीड चल रहा है, बट हम जो एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज लेस देन 10%। ठीक है, मतलब हम बहुत ही कम पैसा इस बार हमने लॉट किया है अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। नाउ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, उसने एक डेटा निकाला था कुछ दिनों पहले। उन्होंने ये बताया था कि इंडिया जो है उन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है जो कि सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड करता है अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, जहां पर एवरेज एनुअली वो अपने जीडीपी का 7.3% पैसा जो है, रुपए जो है, वो इसके अंदर खर्च करता है। ठीक है, बट स्टिल देखिए, इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से एक है, उसके बावजूद हम सिर्फ 7.3% पैसा ही यहाँ पर इसके ऊपर खर्च कर पाते हैं। और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज है उनके साथ, तो हम काफी ज्यादा पीछे रहते हैं। देखिए, छोटी कंट्रीज कौन कौन से, देखिए मालावी हो गई, माली हो गई, भूटान, नेपाल, ये ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत ही छोटी हैं और इसके बावजूद ये हमसे ज्यादा पैसा स्पेंड करती है। और यहाँ तक कि कुछ लार्जर कंट्रीज है जैसे कि गोवाना हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्रीज हमसे ज्यादा पैसा स्पेंड करती है, हम इनके बराबर भी नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। देखिए, आपको याद होगा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके अंदर टोटल 17 गोल्स हैं। जो सेकंड गोल है उसके अंदर दैट टॉक्स अबाउट नो हंगर। ठीक है, जीरो हंगर के बारे में बात करता है। तो जीरो हंगर के बारे में बात करता है ना, इसी को चेक करने के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स बनाया गया है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा लो है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रैंकिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, इस रैंकिंग के अंदर ये चेक किया जाता है कि हम अपने रूरल इंफ्रा के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है। और इसके अंदर पाया गया है कि इंडिया का जो इंडेक्स है इट इज वन ऑफ द लोएस्ट, मतलब इंडिया की रैंकिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा पीछे है। ठीक है, अगर आप सिंपल शब्दों में समझोगे कि जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स है वो ये चीज चेक करता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेंड करती है और बदले में उसको कितनी वैल्यू मिलती है। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा रेशियो है जो कि बताता है कि गवर्नमेंट जो है कितना पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेंड कर रही है और बदले में वो पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब टोटल स्पेंडिंग डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, सिंपल वर्ड्स में। और इंडिया का जो इंडेक्स है इट इज वन ऑफ द लोएस्ट, मतलब इंडिया स्पेंड तो काफी ज्यादा करता है बट उसके बदले में इंडिया को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता। अगर हम उसके एशिया के डिफरेंट कंट्री के साथ इसको कंपेयर करें तो अगर इंडिया का देखिए, अगर आप रैंकिंग देखिएगा तो इंडिया की रैंकिंग लगातार इंप्रूव हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग अगर आप 2000 के आसपास देखेंगे तो काफी ज्यादा इंप्रूव किया है हमने, काफी ज्यादा हम ऊपर आ गए हैं। बट के बावजूद अगर आप एशिया के साथ कंपेयर करते हैं, एशिया एज अ होल के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारी रैंकिंग वन ऑफ द लोएस्ट है। मतलब हम अभी उतने ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। एशिया को एज अ होल अगर देखते हैं ना तो एशिया बहुत अच्छे से वो कर रहा है, मतलब उसका काफी अच्छा रिकॉर्ड है, उसका इंडेक्स काफी अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिया। और एशिया के अंदर भी अगर आप ईस्टर्न एशिया वाला पार्ट देखेंगे जो कि इंडोनेशिया, मालावी, ये सब वाला पार्ट है, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन सब कंट्रीज के अंदर देखा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया से काफी ज्यादा अच्छा बूम कर रहा है। स्पेशली चाइना देखिए, चाइना पिछले 2 डेकेड्स के अंदर अराउंड एक इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरह इमर्ज हुआ है, राइट, एक बहुत ही फास्ट इकोनॉमी की तरह इमर्ज हुआ है। और उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी काफी हेल्प किया है, जहां पर बोला जा रहा है कि उनका खुद का जो इंडेक्स है इट हैज इंक्रीज्ड और काफी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ईस्टर्न कंट्री, जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है उसके बीच में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कोरिया है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, व्हेनेवर यू हर्ड मतलब हियर कोरिया, तो ऑलवेज थिंक कि कोरिया साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोरिया जो है इसके अंदर देखा गया है कि जो ये इंडेक्स है
इट हैज बीन ग्रेटर देन 1 या फिर ग्रेटर देन 2 पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, जितना पैसा वो लोग स्पेंड करते हैं बदले में जितना उनको कंट्रीब्यूशन मिलता है दैट हैज इंक्रीज टू 1 या फिर 1 से ज्यादा या फिर ऑलमोस्ट 2 पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है कि जितना वो सेक्टर के अंदर स्पेंड करते हैं उससे दोगुना उनको ऑलमोस्ट इसका कंट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब उनका फायदा उनको काफी ज्यादा होता है। अब ये तो हो गया कोरिया। देखिए कोरिया एक डेवलप कंट्री का पार्ट है, यानी कि यूएस के अलावा, यानी कि एक डेवलप कंट्री का पार्ट है। तो इसके अंदर चलो ठीक है, अगर आप ये इंक्रीज हो रहा है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बट कुछ लोअर इनकम कंट्रीज जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक जाम्बिया जो है, उनके अंदर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी अच्छा तरीके से, मतलब काफी फास्ट बूम हो रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे रह जा रहा है। अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, एग्रीकल्चर इंडेक्स के अंदर, तो इट इज अराउंड 38। मतलब सोचिए इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी यहाँ हमारे पास लैंड एरिया है, हमारा इतना सारा लैंड अंडर एग्रीकल्चर है और हमारा इतना सारा लाइवलीहुड जो है इस चीज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बट इसके बावजूद हमारी रैंकिंग यहाँ पर टॉप 10 छोड़िए, टॉप 20 छोड़िए, टॉप 40 के अंदर आती है, मतलब 38 नंबर पे आते हैं। इसका मतलब क्या है, हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली अगर जो बाकी कंट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं, एग्जैक्टली हम किस सेक्टर के अंदर कंपेयर कर रहे हैं। जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अगर आप ये कंपेयर करना स्टार्ट करोगे कि कितना पैसा वो लोग स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो हम काफी ज्यादा उसके अंदर पीछे रह जाते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा कि इंडिया सिर्फ 7% यहाँ पर खर्च करता है अपने जीडीपी का, बट जो कुछ ईस्ट एशियन कंट्री ऐसे हैं जो कि 10% के आसपास करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 12% के आसपास, और कुछ यहाँ तक कि 15% तक भी स्पेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अगर आप टोटल सीरियल यील्ड के बारे में बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर हेक्टेयर के अंदर, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर कितना यहां पर सीरियल्स को उगा सकता है, उस चीज को अगर हम कंपेयर किया जाए तो एशिया को अगर हम एवरेजली चेक करें तो 1 हेक्टेयर जो लैंड होता है ना, उसके ऊपर अराउंड 4225 केजी पर हेक्टेयर सीरियल्स को उगाया जाता है। मतलब 1 हेक्टेयर के ऊपर ऑलमोस्ट 4000 केजी सीरियल्स उगाते हैं। बट इंडिया के अंदर द सेम प्रोडक्टिविटी इज अराउंड 3282। इसका मतलब क्या है, हम इससे देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट 1000 केजी कम उगा पाते हैं पर हेक्टेयर। इसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाती है। मतलब देखिए हमारा लैंड एरिया बहुत सारा है, बट हम उस चीज के ऊपर प्रॉपर्ली उन्हें उगा नहीं पा रहे हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, वो काफी ज्यादा कम यहाँ पर रिड्यूस होता है। ठीक है, उगता है। अब हम चाइना के साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, लेट्स सी चाइना क्या है। देखिए चाइना को अगर आप डिफरेंट चीजों में देखो, पहले हम सीरियल्स में देखते हैं। सीरियल्स में चाइना का जो टोटल है 1 हेक्टेयर के ऊपर वो ऑलमोस्ट 6296 केजी उगाता है। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, मतलब सेम चीज। इंडिया जो है सीरियल्स के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर ऑलमोस्ट 3282 केजी ही उगा पाता है। देखिए दिस इज ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, सेकंड देखो पल्सेस में देखते हैं। पल्सेस में चाइना 1 हेक्टेयर के ऊपर 1815 केजी उगाता है, और बदले में इंडिया सिर्फ 704 केजी उगाता है। और अगर आप वेजिटेबल वगैरह की बात करेंगे तो चाइना 1 हेक्टेयर के अंदर ऑलमोस्ट 25000 केजी पर हेक्टेयर उगाता है, और बदले में इंडिया सिर्फ 15 केजी हेक्टेयर उगा पाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि इंडिया के पास एग्रीकल्चर लैंड तो काफी ज्यादा है, बट उसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया मेंटेन नहीं कर पाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा डाउन है। ठीक है, अब अगर आप इंडिया और चाइना को देखोगे तो इंडिया एंड चाइना बोथ जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, वीट के, राइस के, कॉटन है, मेज के। इसके बावजूद देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमारे पास सोचिए अगर हम अपने एग्रीकल्चर को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाए तो हम और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज निकल सकते हैं। राइट, ये चीज आपको यहाँ पर समझना होगा। अब अगर आप यहाँ पर ऑथर को समझेंगे प्रॉपर्ली, तो ऑथर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऑल्दो इस साल हमने 4.4% पैसा यहाँ पर इंक्रीज किया है, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बट इसके बावजूद जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फंडिंग क्रंच की तरफ देख रहा है। बिकॉज देखिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हो गई, एमएसपी वाला स्कीम हो गया, इन सब के अंदर पैसा यहाँ पर लॉट ही नहीं किया गया है, पैसा यहाँ पर बहुत ही कम पैसा लॉट किया गया है। अब देखिए अगर आप एमएसपी को देखेंगे तो एमएसपी का सारा पैसा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के थ्रू यहाँ पर मतलब वो किया जाता है, लॉन्च किया जाता है बजट के अंदर। बट इस साल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में सब मिला करके मार्केट इंटरवेंशन एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर सिर्फ 1500 करोड़ यहाँ पर वो किए गए हैं, मतलब अलॉट किए गए हैं, सिर्फ 1500 करोड़। सोचिए 1500 करोड़ के अंदर आप कैसे पूरी के पूरी हमारे इंडिया के फार्मर्स को सारे का सारा पैसा दे पाओगे, एमएसपी दे पाओगे। ये अगर आप पिछले साल देखेंगे तो पिछले साल हमने इसी चीज के लिए ऑलमोस्ट 39,000 मतलब 3959 करोड़ इतना पैसा हमने यहाँ पर अलॉट किया था, और इस साल ऑलमोस्ट हम इसके मतलब 62% कम हो गए। इसका मतलब समझ रहे, इसका मतलब यह है कि हम लगातार अपनी जो एग्रीकल्चर स्पेंडिंग है उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं और कहां पे हमारा एग्रीकल्चर के अंदर रिडक्शन हुआ है। सबसे पहले एक यहाँ पर स्कीम हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड एज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम ये था कि ये एक एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट था, मतलब प्रोक्योर किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सबको प्रोक्योर करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया जाता था। और इस स्कीम के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट फार्मर से ये सब चीजें प्रोक्योर किया करती थी। तो पिछले साल 2021-22 का जो बजट आया था उसके अंदर अराउंड 400 करोड़ रुपीस इसके अंदर अलॉट किया गया था। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मतलब 400 करोड़ अलॉट किया गया था। इसका मतलब है 400 करोड़ का इतना जो हमारे पास पैसा है, इतना पैसा हम यूज करेंगे और बदले में ये सब पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब फार्मर से खरीदेंगे, यानी कि इतना पैसा फार्मर्स के पास जाएगा। बट
इस साल दिस हैज बीन रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड टू जस्ट 1 करोड़। देखिए 1 करोड़ रिड्यूस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि 400 करोड़ से कम करके 399 किया गया है, बट इसको 400 को कम करके 1 कर दिया गया है। मतलब दैट्स इट, सिंपल 1 करोड़ पैसा, मतलब सिर्फ 1 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। मतलब सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा यहां पर पल्सेस और ऑयल सीड्स को खरीदने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट द फार्मर्स जो यहां पर पल्सेस और ऑयल सीड्स को उगा रहे होंगे इन होप कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमसे खरीदेगी, बट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी यहां पर काम नहीं कर रही है। इसके अलावा अब बहुत सारा जो स्टेट्स वगैरह थी, जो स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती थी पल्सेस वगैरह, उसके लिए पिछले साल मतलब 2021-22 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ से यहां पर अलॉट किए थे, और इस साल इसके बदले में सिर्फ 9 करोड़ अलॉट किया है। तो अगेन यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो जितने भी सेंट्रल स्कीम्स थे, जितने भी टोटल सेंट्रल प्रोजेक्ट्स थे, उन सब के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टोटल रिडक्शन देखा गया है ऑलमोस्ट 718 करोड़ का। मतलब पिछले साल जितना पैसा इन्होंने खर्च किया था उसके कंपैरिजन में अराउंड 700 करोड़ यहां पर कम पैसे खर्च किया गया है इस साल। और ऑथर का बोलना यह है कि अगर ऐसा हो रहा है ना तो इट कैन हैव वेरी सीरियस बहुत सारे सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के उसके ऊपर। ठीक है, मतलब कितना आउटपुट देने वाला है, कितना ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट काफी ज्यादा कम है। अगर अब आप जो बचे कुछ पैसे हैं वो भी उनसे छीन लोगे तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो हॉन्ट करने आएगा बदले में, और एग्रीकल्चर सेक्टर वहां पर पूरी तरीके से नीचे जा सकती है। अब यहां पर एक सेकंड ग्रुप आ सकता है। सेकंड ग्रुप बोलेगा कि देखिए जितने भी ये सब चीजें होती हैं, जो प्राइस सपोर्ट स्कीम से एमएसपी है, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके तो ये चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बट द क्वेश्चन कम्स कि पिछले साल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, दैट वाज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 5.59%। ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर बजट का ऑलमोस्ट 6% मतलब 5.5% जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बट इस साल इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है ना, आराम देखिए अराउंड 5.23% अराउंड मतलब इसको किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर प्राइस सपोर्ट स्कीम्स को तो हमने रिड्यूस किया ही है, साथ में साथ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस चीज को भी हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। मतलब वहां पर ही प्रॉब्लम वहां पर बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स वगैरह हुआ करते थे जिससे हमें यहाँ पर फंडिंग मतलब देते थे हम। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली हमने पैसा यहाँ पर इंक्रीज कहां पे किया है, तो ये पैसा इंक्रीज किया गया कुछ स्कीम्स के अंदर, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, इन सब स्कीम्स के थ्रू पैसा यहाँ पर दिया गया है। मतलब इन पैसों को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, बाकी हर जगह से पैसा रिड्यूस कर दिया गया है। नो ये सब ऐसे स्कीम्स है जो कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए फार्मर्स को पैसा प्रोवाइड करेंगी, उनको मनी प्रोवाइड करेंगी। बट ऑथर का बोलना यह है कि ये डिजायरेबल है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि शॉर्ट टर्म में फार्मर्स को पैसा मिलेगा तो ऑब्वियसली अपने आप को बेटर तरीके से वो कर पाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट कर पाएंगे। बट द पॉइंट इज कि लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है ना, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहा है। आपने आज उनको 300 रुपए दे दिया, 3000 रुपए दे दिए, बट उसके कारण जो उनका 5 साल के बाद जो उनका काम होगा वो कैसे होगा, राइट? आपको भी काम करना होगा कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। इस चीज के लिए यहां पर बोला जा रहा है कि अगर हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करने का मेन काम करता है, अगर उसको हमें इंटेंसिफाई करना है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को भी यहां पर इंक्रीज करना होगा। गवर्नमेंट को यहां पर फोकस करना होगा ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज, अर्बन इंफ्रा को, फिर जो बहुत सारे नेशनल हाईवेज वगैरह है ये सब डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया के बीच में। अगर आप ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेवलपमेंट हो पाएगा, बहुत सारा इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो होगी वो डेवलप होंगी, और उसके कारण जो फार्मर्स वगैरह है वो एक्सेस कर पाएंगे मार्केट्स को, ठीक है। तो फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि अगर हमें फार्मर्स के इनकम को डबल करना है तो यहाँ पर हमें अलग अलग चीजों को यहाँ पर एक साथ लेके चलना होगा। हमें यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म को अकेले के लेके नहीं चल सकते, दोनों को हमें साथ में लेके चलना होगा, और तभी हम एक्चुअली फार्मर्स को मार्केट्स का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो, ठीक है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे फार्मर्स है उन सबको इंटीग्रेट करके हम एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राइट्स वर्सेस ड्यूटीज के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे राइट्स ऑफ द वीक एंड ड्यूटीज ऑफ ऐसे लोग जो कि पावरफुल हैं। समझते हैं इस चीज को। देखिए ऑथर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ये बोलकर कि राइट्स एंड ड्यूटीज वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कंसेप्चुअली लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। मतलब देयर इज नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज। ऐसा नहीं है कि राइट्स नहीं रहेंगे तो यहाँ पर ड्यूटीज हो सकती है, फिर ड्यूटीज नहीं रहेगी तो राइट्स हो सकती है, दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक पर्सन के पास राइट है टू डू समथिंग, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि एक पर्सन को अगर एक चीज करने का राइट मिलता है तो बाकी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ये चीज करने से ना रोका जाए। तो अब देख रहे हैं एक पर्सन का राइट इज इक्वल टू द ड्यूटी ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। सो एक पर्सन के पास अगर कुछ करने का राइट्स है तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों की ड्यूटी बनती है कि उस चीज को वायलेट ना किया जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज एक पर्सन के पास फ्री स्पीच का राइट है, ठीक है, मतलब राइट टू फ्री स्पीच है, मतलब वो जो चाहे बोल सकता है। तो ऑटोमेटिकली स्टेट की और बाकी लोगों की ड्यूटी होती है कि वो इस चीज को इन्फ्लुएंस ना करे, उस चीज को यहां पर टूटने से बचा ले।
ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं दैट टॉक्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। मान लीजिए कि यहाँ पर अमेरिकन हिंदूज आते हैं, ठीक है, अमेरिकन हिंदूज इंडिया के अंदर आते हैं और वहां पर आके कुछ यहाँ पर काम वगैरह करना चाहते हैं, वो पीसफुली रहना चाहते हैं। द पॉइंट इज कि ये उनका राइट है कि वो यहाँ पर आके रह सकते हैं, बट साथ ही साथ ये हमारी ड्यूटी बनती है जितनी बाकी कम्युनिटीज है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज, जितने भी बाकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबकी ड्यूटी बनती है कि इनका अमेरिकन हिंदूज का ये जो पर्टिकुलर राइट है ये इन्फ्रिंज ना हो। सो जस्ट आप इस चीज को ध्यान सोचिए, एक पर्सन की राइट इज ऑलवेज इक्वल टू दूसरे पर्सन की ड्यूटी। नाउ एक चीज दोबारा सोचिए, अगर मेरी राइट्स किसी और पर्सन के लिए ड्यूटीज है तो किसी और की राइट्स मेरे लिए भी तो ड्यूटीज होंगी ना, राइट? सेम चीज, अगर मेरी राइट्स हैं और किसी मतलब दूसरे पर्सन के ऊपर ड्यूटीज इंपोज कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे की अगर जो राइट्स होंगी वो मेरे ऊपर भी ड्यूटीज को इंपोज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक इंडिविजुअल के पास जितनी ड्यूटीज होती हैं उतनी ही राइट्स भी होती है। मतलब एक पर्सन को ड्यूटीज के साथ साथ में राइट्स भी एंजॉय करना है और राइट्स के साथ साथ में ड्यूटीज भी एंजॉय करना है। मतलब ये दोनों दीज टू थिंग्स कम पैरेलली मूव करते हैं और इसके कारण एक पर्सन जो कि अपने राइट्स को प्रॉपर्ली एंजॉय करने के बारे में सोचता है, ही शुड बी उसे ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब ये करना चाहिए दैट ही इज इक्वली ड्यूटी बाउंड टू रेसिप्रोकेट आल्सो। मतलब अगर वो राइट्स को एंजॉय करना चाहता है साथ में उसको ड्यूटी को भी प्रॉपर्ली प्रमोट करना होगा, ठीक है? बिकॉज जिस तरह हमारे राइट्स हैं उस तरह सामने वाले पर्सन के भी राइट्स हैं और आपके राइट्स मतलब सामने वाले पर्सन के राइट्स को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यू विल हैव टू फॉलो द ड्यूटीज, ठीक है? ड्यूटीज को पूरे करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी। नाउ देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो राइट्स हैं दे इंटेल ड्यूटीज, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज दे कैन नॉट गो सेपरेट, वो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, ठीक है? और राइट्स जो है दे कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट द साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। सिंपल वर्ड्स में, आपको अगर राइट्स चाहिए तो अगर आप राइट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको पहले सामने वाले की जो राइट्स है उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको पहले अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना होगा। मतलब सामने वाले की राइट्स इज इक्वल टू योर ड्यूटीज, तो आपको पहले अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप सामने वाले को राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट कि जो सामने वाला है वो भी आपको राइट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो ये चीज बोला जाता है, ये चीज है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने राइट्स को यहाँ पर छोड़ दीजिए, आप अपने सिर्फ यहाँ पर ड्यूटीज पे फोकस कीजिए। अगर कोई ऐसा बोलता है आपको कि सिर्फ आपको ड्यूटीज पे फोकस करना है, राइट्स पे फोकस नहीं करना है, तो इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है, इस चीज का कोई भी मतलब ही नहीं है। ड्यूटीज क्या राइट्स के अगेंस्ट है, हम समझते हैं इस चीज को। देखिए, अभी हम जितनी भी चीजें हमने बात की कि राइट्स और ड्यूटीज हमेशा साथ में मूव करती है, दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ इगैलिटेरियन अजम्पशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इगैलिटेरियन? इसका सीधा सा मतलब है इक्वल, ठीक है? जहां पर इक्वालिटी होती है, तो जो भी इक्वल सोसाइटीज है वहां पर तो ये होता है कि राइट्स इज ऑलवेज इक्वल टू ड्यूटीज। बट ऐसा ही, लेकिन जैसे ही आप यहां पर अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे ना, वैसे ये पर्टिकुलर चीज चेंज हो जाएगा। जस्ट सपोज कि हम यहां पर इनइगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में जाते हैं, मतलब जो अनइक्वल सोसाइटीज है। जैसे पहले बहुत सारी हायरार्कियल सोसाइटीज हुआ करती थी, बहुत सारी मोनार्कियल सोसाइटीज हुआ करती थी, हम उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जो भी अनइक्वल सोसाइटीज हम उनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं कि क्या वहां पर राइट्स इज इक्वल टू ड्यूटीज है या फिर नहीं है, ठीक है? देखिए, जब भी अनइक्वल सोसाइटी होती है ना, वहां पर कुछ लोगों के पास राइट्स होता है, ज्यादातर लोगों के पास ड्यूटीज होती है। मतलब अ फ्यू पीपल दे एंजॉय राइट्स और बाकी सबकी ड्यूटीज होती है उन राइट्स को प्रमोट करना, बट इन पर्संस की खुद की कोई ज्यादा राइट्स नहीं होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, एक पैट्रियार्कल फैमिली के बारे में सोचिए। एक ऐसी फैमिली जो कि पूरी तरीके से पैट्रियार्कल है, जहां पर जो मेल पर्सन है, जो मेल हेड ऑफ द फैमिली है, उन्हीं की चलती है, फीमेल की नहीं चलती। वहां पर जो फादर है उनके पास बहुत सारी राइट्स वगैरह होंगी, राइट? मतलब फादर के पास सारी राइट्स हैं और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी ड्यूटी है टू अबाइड बाय दैट पर्टिकुलर डिसीजन, मतलब जो भी फादर का डिसीजन होगा। तो आप यहां पर सोचिए, तो क्या ये इक्वल सोसाइटी है? नहीं है, राइट? बिकॉज देखिए, यहां पर एक पर्सन के पास राइट्स है बट बाकी सबके पास ड्यूटीज है, बाकियों के पास यहां पर अपने राइट्स नहीं है, बाकी अपने बातों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल, आप हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में सोचिए, जो हमारा वर्ण सिस्टम है उसके बारे में सोचिए। क्या यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज हर एक पर्सन को मिलती है? नहीं मिलती है। यहाँ पर जो ड्यूटीज है वो सबको मिलती है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ ड्यूटीज ही ड्यूटीज है, राइट्स नहीं मिलती है। बिकॉज जितने भी शूद्रास हैं, जितने भी अति शूद्रास हैं, मतलब जो सबसे फोर्थ कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, उनका ये सिर्फ मतलब उनकी ये राइट नहीं होता है, उनका सिर्फ एक ड्यूटी होता है टू सर्व पीपल ऑफ द हायर रैंक। जो भी उनके ऊपर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, उनको यहाँ पर जो उनको मतलब बेसिकली प्रॉपर्ली सर्व करना, ये उनके राइट्स, ये उनका राइट्स नहीं होता, ये उनका ड्यूटी होता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि उनको यहाँ पर राइट्स कोई नहीं मिल रहा है, उनको यहाँ पर सिर्फ ड्यूटीज करनी पड़ रही है। तो अगेन, क्या ये एक इक्वल सोसाइटी है? नहीं है, राइट? ये अगेन एक अनइक्वल सोसाइटी है। अगेन, एक हायरार्कियल कास्ट सिस्टम जो होता है वो हमेशा राइट्स और ड्यूटीज को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। मान लो एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन रहा है, तो क्या ये जो एक शूद्र का बेटा शूद्र बन रहा है, जो बन रहा है, क्या उसको प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए? नहीं मिल रहे हैं, राइट? उसकी सिर्फ एक ड्यूटी बन रही है कि जो ये ब्राह्मण है उसको भी यहाँ पर आपको सर्व करना होगा, जो उसका बेटा है उसको भी सर्व करना होगा, एंड देन उसके बेटे को भी सर्व करना होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? एक आप अगर राइट्स और ड्यूटीज का बीच का अगर आप यहाँ पर डिफरेंस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। राइट्स यहाँ पर कुछ लोगों के पास है, पर ड्यूटीज यहाँ पर सबके पास है, मतलब स्पेशली जो नीचे वाले सेक्शन है उनके पास है, ठीक है? अब यहाँ पर ये चीज बोली जाती है कि जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण्स वगैरह है, अगर उनके राइट्स यहाँ पर इन्फ्रिंज होते हैं तो कहीं ना कहीं और ये बहुत ही हैवी पेनल्टीज कॉज कर सकता है उनके लिए जो कि वायलेटर है, स्पेशली कभी कभी डेथ कॉज भी कर सकता है ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं की है। सोचिए,
एक पर्सन को उसकी ड्यूटी फॉलो ना करने के कारण उनको डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती थी। ऐसा हमारा पहला का मतलब जो हमारा वर्ण सिस्टम हुआ करता था। सिमिलरली अगर आप इस्लामिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो वहां पर भी एक एग्जांपल है जहां पर राइट्स और ड्यूटी जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है, वो तो और ज्यादा यहाँ पर अनइक्वल है, यहाँ पर तो और ज्यादा यहाँ पर मतलब इनइक्वालिटी फैली हुई है। जहां पर देखिए अगर आप कोर्ट रूम में जाएंगे, ठीक है, एक मैन और एक वुमेन अगर दोनों आके यहाँ पर अपनी अपनी पॉइंट्स रखते हैं, अपनी अपनी गवाही देते हैं, तो जो मैन की वैल्यू होती है दैट इज गिवन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस इसकी वैल्यू दी जाती है, और मैन की वैल्यू जो जो वहां पे वुमेन है उसकी वैल्यू को सिंपली समझाता है, मतलब उसको उतनी वैल्यू नहीं समझी जाती। इसका मतलब क्या है, मैन के पास जो भी वो टेस्टिमनी देते हैं उसकी वैल्यू डबल होती है, ठीक है, ट्वाइस एज मच ऑफ अ वुमेन। जो और ऐसा माना जाता है कि वुमेन तो बस ड्यूटी बाउंड है, मतलब वुमेन तो यहाँ पर सिर्फ अपना ड्यूटी फॉलो करने आई है, वुमेन का एक्चुअली मेन काम ये सब चीजें नहीं है। थर्ड एग्जांपल कम्स फ्रॉम जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज होती हैं, जो राजा महाराजा वाला पहले टाइम हुआ करता था, वहां पर किंग्स के पास अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स हुआ करते थे, मतलब उनके पास अनपैरेलल्ड राइट्स थे, और जितने भी बाकी लोग थे उन सबके पास कहीं ना कहीं ड्यूटीज हुआ करते थे। अब मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे सपोज बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर राजा बैठता है, ठीक है, किंग बैठता है, उसके नीचे यहाँ पर नोबल्स बैठते हैं, मतलब नोबल मतलब राजा, मिनिस्टर, सेंडर, ये लोग। उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह जो भी हायर क्लास के लोग हैं वो सब बैठते हैं, और सबसे नीचे यहाँ पर कॉमन मैन बैठता है। सोचिए जो सबसे टॉप पे है उसके पास सिर्फ राइट्स ही राइट्स है, उसके पास कोई ड्यूटीज नहीं है, राइट, उसके पास राइट्स है, कोई ड्यूटीज नहीं है। जब नीचे वाले पार्ट्स में आते हैं यानी कि नोबल्स के यहां पर आते हैं, तो इसके पास देखिए यहां पर ड्यूटीज इसके सिर्फ और सिर्फ किंग के बदले में है, बाकी इसके पास राइट्स इन सारे मतलब लोगों से है, ठीक है, मतलब इन सबसे राइट्स ले सकता है, बट ड्यूटीज इसकी सिर्फ किंग्स के बदले में है। अब अगेन आप सोल्जर पे आइए, तो सोल्जर का अगर आप देखेंगे तो इसके पास राइट्स कहां पर है, राइट्स इसके पास नीचे वाले सेक्शन के अगेंस्ट में है, ठीक है, बट ड्यूटीज इसके पास सिर्फ इन दो सेक्शन के अगेंस्ट में। और सिमिलरली जो कॉमन पीपल है, कॉमन के पास कोई राइट्स नहीं होती है, सिर्फ इनके पास ड्यूटीज होती है हर एक सेक्शन के अगेंस्ट में। तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन मोनार्कीज, जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज हुआ करती थी, वहां पर राइट्स मतलब बच्चों मतलब जो लोग होते थे उनके पास कोई राइट्स नहीं होती थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज होती थी। तो जो बॉटम पे होते थे उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्यूटीज होती थी, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होती थी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, देखो क्या एक पर्सन को हम ये बोल सकते हैं कि आप अपने राइट्स को भूल जाइए, आप अपने सिर्फ ड्यूटीज के ऊपर फॉलो कीजिए, नहीं बोल सकते, राइट। सिमिलरली आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटीज के ऊपर फॉलो कीजिए, राइट्स को भूल जाइए, बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज तो दे बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, दोनों को हम यहां पर छोड़ नहीं सकते हैं, दोनों को हम यहां पर हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक हायरार्किकल सोसाइटी को देखोगे या फिर अगर आप अनइक्वल सोसाइटी को देखोगे, तो वहां पर पावर जो है एक बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसके कारण ड्यूटीज भी होती है जो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो राइट्स और ड्यूटीज के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एक प्रॉपर्ली इस चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखते हो, सोशल पावर, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो आपको ये चीज मालूम चलेगा कि ऐसे लोग जिसके पास पावर है उसके पास ऑटोमेटिकली राइट्स है। देखिए ये मैं इक्वल सोसाइटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अनइक्वल सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं। जिसके पास पावर है उसके पास राइट्स है, और जिसके पास पावर नहीं है उसके पास ड्यूटीज है। सिंपल वर्ड्स में, किंग के पास राइट्स है बिकॉज उसके पास पावर्स है, कॉमन मैन के पास ड्यूटीज है बिकॉज उसके पास पावर नहीं है, बिकॉज इसीलिए उसे इसको सर्व करना पड़ेगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम एक हायरार्किकल यानी कि मतलब जो इनइगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि जो अनइक्वल सोसाइटी है उससे हम चेंज होकर एक इक्वल सोसाइटी की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज चेंज हो जाएगी। देखिए यहां पर एक डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पर लोग यहां पर मेन सुप्रीम होते हैं। जब भी आप डेमोक्रेसी के ऊपर जाओगे, जब भी आप इक्वालिटी के ऊपर जाओगे, तो वहां पर ये चीज उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, यहां पर क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर है उसके पास ज्यादा ड्यूटीज है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, देखिए यहां पर क्या हो रहा था मोनार्की के अंदर, जिसके पास ज्यादा पावर है उसके पास ज्यादा राइट्स हैं, और जिसके पास पावर नहीं है उसके पास राइट्स नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज बची है। बट एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी या फिर एक इक्वल सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसके पास ज्यादा ड्यूटीज होती है। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं मैं आपको, जो पावरलेस लोग हैं यानी कि जो सिटीजन्स लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं, और जो पावरफुल है यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके पास ड्यूटीज होती हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीस पर्टिकुलर पीपल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझ गए। ये स्टेट्स, देखिए स्टेट जो जैसे मान लीजिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री, मान लीजिए इंडिया मान लेते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री का जो स्टेट होता है यानी कि जो गवर्नमेंट होता है उसकी ड्यूटी होती है, उसके पास ये राइट्स नहीं होते, उसके पास ड्यूटीज होती है कि वो लोगों का राइट्स को यहाँ पर पूरी तरीके से इन्फ्रिंज करेंगे, मतलब इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, सॉरी, उनको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स एक टाइप का हम बेसिकली इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट हमारे साथ कुछ भी गलत ना करे उसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स में है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 32 पे जाइए। 32 क्या बोलता है, 32 के अंदर एक सिंपल सी बात आती है, हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट आपको गलत तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट करने से बचाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब स्टेट जो है आपके अगेंस्ट कोई भी अपने मनमानी नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज है, आपको इससे बचाया जा रहा है। तो आई होप
होप आप समझ रहे हैं कि जैसे आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर आएंगे तो जो पावरफुल लोग होंगे उसके पास ड्यूटीज होंगी और जो पावरलेस लोग होंगे उनके पास राइट्स होंगी, ठीक है, जस्ट रिमेंबर थिंग्स। लेकिन अगर आप मोनार्की में पहले वाला एग्जांपल देखेंगे, वहां पर जो पावरफुल लोग थे यानी कि जैसे राजा वगैरह हुआ करते थे उनके पास राइट्स थे, और जो पावरलेस थे यानी कि जो कॉमन लोग थे उनके पास यहां पर सिर्फ ड्यूटीज हुआ करते थे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर थिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी के अंदर ऑलवेज राइट्स जो होंगी वो हमेशा लोगों के पास होती है, कॉमन पीपल के पास होती है, ना कि जो मेन पावर है उनके पास होती है। Now let's understand कि क्या यहाँ पे ड्यूटीज कभी राइट्स के आगे जा सकती है, फिर क्या कभी राइट्स ड्यूटी से आगे मतलब आगे जा सकती है। नाउ देखिए, एक चीज तो आपको समझना होगा कि ड्यूटीज अपने आप में एक एंड नहीं है, या फिर राइट्स अपने आप में एंड नहीं है। मान लीजिए कि आपको एक बोला जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान रखना है, ठीक है, जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको एक बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान रखना है, तो क्या आपकी ड्यूटी यहाँ पर खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान रखने से? क्या मान लीजिए कि जस्ट सपोज कि आपको बोला जाता है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बैठे हो और आप बस आप उसके साथ बैठे रहो। जस्ट सपोज कि आप एक ओल्ड पर्सन के साथ बैठे हो, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि आप उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखने के लिए आप उसके साथ बैठ तो गए हो, बट इफ दैट पर्टिकुलर ओल्ड मैन आस्क्स फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू डोंट प्रोवाइड हिम दैट पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या आपकी ड्यूटी आपने सक्सेसफुली कंप्लीट की है? ऑल्दो आपको बोला नहीं गया था, देखिए, ऑल्दो आपको बोला नहीं गया था कि आपको ग्लास ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है फिर नहीं करना है, बट स्टिल इट इज अ मॉरल ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पर जो मॉरल डिस्कोर्स आता है ना, वो भी हमारे राइट्स एंड ड्यूटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से इसको समझाता हूं। देखिए, हमें यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं एक सर्जन का, यानी कि एक डॉक्टर का। जस्ट सपोज एक सर्जन जो है एक ऑपरेशन करता है, ठीक है, और बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही एफिशिएंटली उसको करता है और उस पेशेंट की जान बचा लेता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। एक पेशेंट था जो कि एक डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने बोला कि मतलब पेशेंट ने बोला कि मुझे ये दिक्कत है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुली किया, ठीक है, और उस पर्सन को बचा लिया। बट जैसे उसका काम कंप्लीट हुआ, वो ऑटोमेटिकली अपने घर चला गया, उसने यहाँ पर उस पेशेंट की फैमिली से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं समझी, वो वापस चला गया, ठीक है। उसका कोई ऑब्लिगेशन था भी नहीं, उसकी यहाँ पर ड्यूटी बस इतनी थी कि उसको पेशेंट को बचाना था, उसने बचा लिया, दैट इज ओके। अब एक दूसरे मतलब सेम सिनेरियो दूसरे सर्जन की बात करते हैं, दूसरे डॉक्टर की बात करते हैं। जस्ट सपोज उसने भी उसके पास सेम सिनेरियो होता है, पेशेंट उसके पास आता है, बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, वो उसके बदले में ऑपरेशन करता है। बट ऑपरेशन करने के बाद ही गोज विद द फैमिली, ठीक है, फैमिली के पास जाता है, वहां पर थोड़ी देर उनके साथ बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, उनको समझाता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें हो रखी है और कैसे वो पेशेंट अभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, राइट। तो क्या यहाँ पर जो फर्स्ट सर्जन था और सेकंड सर्जन था, क्या दोनों ने अपने ड्यूटीज में कुछ भी गलती की? नहीं की। बिकॉज देखिए, दोनों की ड्यूटी क्या थी? दोनों का ड्यूटी सिर्फ एक चीज था कि उस पेशेंट को बचाना था। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बट उस ड्यूटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट सर्जन था वो घर चला गया, उसने उस पेशेंट की फैमिली से बात करना सही नहीं समझा। बट जो सेकंड था, उसने उस पेशेंट की फैमिली के पास गया, उसने बातचीत की। दिस टॉक्स अबाउट द मॉरल कैरेक्टर इनसाइड द ड्यूटी। मतलब ड्यूटी इन इटसेल्फ इज नॉट द एंड, ड्यूटी के साथ यहाँ पर एक मॉरल कैरेक्टर आता है, दैट पर्टिकुलर मॉरल कैरेक्टर दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये जो इसका पर्टिकुलर एक्ट था, मतलब जो सेकंड सर्जन था, उसका ये जो था वो सिर्फ ड्यूटी के कारण नहीं था, ड्यूटी के साथ साथ जो उसका कैरेक्टर था, जो उसकी मोरालिटी था, वो भी इस चीज के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। उसका ड्यूटी ये नहीं था कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को जाकर वहां पर बातचीत करनी है, बट स्टिल ही वेंट देयर। उसके पेशेंट की फैमिली से उसने बातचीत की, उसने अपना पूरा अटेंशन प्रोवाइड किया, ठीक है, सब कुछ किया, और वहां पर जाकर उसने एक्स्ट्रा माइल गया, मतलब ही लैंडेड द एक्स्ट्रा माइल, ताकि उस पर्टिकुलर पेशेंट को, उसकी फैमिली को प्रॉपर्ली अश्योरेंस दिया जा सके और उस मतलब उनके चेहरे पे बेसिकली खुशी ला सके। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर हम सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज के लिए फाइट ना करें। हम सिर्फ यहां पर ये ना बोले कि ये किसकी ड्यूटी है या फिर ये किसकी राइट्स है, बट हमें यहां पर वर्च्यू बेस्ड, यानी कि हमें यहां पर वैल्यू बेस्ड सिस्टम को एक इन्फ्यूज करना होगा, जहां पर हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज को पहचानने के साथ साथ उसकी मोरालिटी को पहचानना होगा, और क्यों एग्जैक्टली हम उस राइट्स और ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं या फिर उसको फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को मतलब प्रॉपर्ली संभालना होगा, ठीक है। अगर ये चीज बिल्कुल सही से हो जाता है तो हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि दैट यू मस्ट गो बियॉन्ड योर राइट्स। मतलब आपके अगर राइट्स है एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, तो आप उसके भी आगे जाइए, उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें कीजिए। और सिमिलरली अगर आपकी एक ड्यूटी है किसी चीज को करने के लिए, तो आप उससे भी आगे जाइए, उससे भी ज्यादा कुछ कीजिए, बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज इन इटसेल्फ दे आर नॉट द एंड, दे आर जस्ट द मींस। वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। राइट्स एंड ड्यूटीज लोगों को इसलिए बताई जाती है ताकि वो एक सही रास्ते पे चले, बट इसका मतलब नहीं है कि राइट्स एंड ड्यूटीज को फॉलो करने के बाद वो पर्सन पूरी तरीके से रुक जाएगा। ही मस्ट गो ऑल द वे, ताकि उस चीज को और ज्यादा इंश्योर किया जा सके, ठीक है। हर एक पर्सन की यहाँ पर एक ड्यूटी बनती है कि वो एक टॉलरेंट सोसाइटी को बिल्ड करे, ठीक है। आसपास कोई भी अगर गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पर आवाज उठाए, ये सब हमारी ड्यूटी है। यहाँ तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी बहुत सारी ड्यूटी मेंशन्ड है, जैसे टू प्रिजर्व आवर कंपोजिट कल्चर, टू नॉट डिस्ट्रॉय हमारे जो आसपास का एनवायरमेंट है, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी, ये सब हमारी ड्यूटी है।
ऑल दो ये इनमें से कुछ भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कोर्ट के अंदर लेकर नहीं जा सकता है, बट स्टिल बीइंग द यूथ ऑफ द कंट्री दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द ड्यूटी, दिस इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये सब करना है, और सिर्फ उतना ही नहीं करना जितना हमें बोला गया है, हमें इसके आगे बढ़ करके, देखिए यहां पर बोला गया है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का सीधा सा मतलब होता है अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आओ, अपने अंदर आप साइंस मतलब क्वेश्चंस पूछने का जो एक कल्चर होता है वो अपने अंदर लेकर आओ। और इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ अपने अंदर लेकर आओ, इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि यू मस्ट गो द एक्स्ट्रा माइल, और अपने साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनके अंदर भी ये पर्टिकुलर कल्चर लेकर आओ, उनको भी सोचने पे मजबूर करो, उनको नई नई चीजें सिखाओ। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज मेंट बाय ड्यूटीज और राइट्स के दोनों के साथ में एक मॉरल कैरेक्टर होता है, दैट पर्टिकुलर मॉरल कैरेक्टर इट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली अगर आप कल को पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, कल को जब आप यहां पर यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेंगे एंड यू विल गो टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो वहां पर आपको अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने राइट्स के साथ साथ यहां पर अपने मॉरल कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेकंड टॉपिक, आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर हमें बात करनी है फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट? सिंपल वर्ड्स में फिलैंथ्रोपिस्ट एक कोई भी ऐसा रिच पर्सन, कोई भी ऐसा अमीर पर्सन जो कि अपनी चैरिटी वगैरह करता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, बिल गेट्स, ठीक है, एलन मस्क, ये सब ऐसे लोग हैं जो कि कमाते तो हैं और ये लोग क्या करते हैं, काफी सारा पैसा डोनेशन देते हैं, डिफरेंट चैरिटीज वगैरह में देते हैं। तो मैं देखिए मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, डोंट थिंक कि ये लोग क्या है या फिर क्या नहीं है, मतलब वो सब भूल जाइए। बिल गेट्स ने काफी सारा पैसा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एड्स कैंपेनिंग जो अफ्रीका के अंदर चल रही है, बहुत सारे डिजीज एरेडिकेशन प्रोग्राम उनके अंदर चल रहा है, उन सब के अंदर पैसा स्पेंड किया है। जकरबर्ग जो है उसने काफी सारा पैसा चैरिटी के अंदर दिया है, एलन मस्क ने काफी सारा पैसा दिया है। द पॉइंट इज कि इन सब लोगों को यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो चैरिटी होता है यानी कि जो फिलैंथ्रोपी होता है, क्या उसके अंदर टैक्स इंसेंटिव मिलने चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए? तो क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको उससे पहले एक चीज समझाता हूं। देखिए इंडिया के अंदर एक रूल है कि जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि पैसा चैरिटी के अंदर देगा ना, उसके बदले में कोई भी टैक्स नहीं उसको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मतलब अगर आप कोई भी कल को पैसा दान में देते हैं, उस पैसे को अगर आप अपने इनकम टैक्स के अंदर शो करते हैं कि मैंने पैसा दान दे दिया है, तो बदले में आपको टैक्सेस पे नहीं करना होगा उस पर्टिकुलर पैसे के बदले में, ठीक है। बाकी जो पैसा आपने दान में नहीं दिया उसके बदले में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट इन पैसों के बदले में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कम्स कि क्या लोग इसलिए पैसा डोनेट करते हैं ताकि उनको बदले में टैक्स ना पे करना पड़े? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। लोग नॉर्मली पैसा डोनेट इसलिए करते हैं बिकॉज वो बिलीव करते हैं इन द कॉज दे आर सपोर्टिंग। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एनजीओ हेल्थ के लिए काम कर रही है तो उस एनजीओ को पैसा देते हैं नॉट बिकॉज ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, बट बिकॉज उनको ताकि वो जो पैसे हैं वो सही जगह यूज हो सके, ठीक है। वो जो एनजीओ है वो सही जगह पर इन सब चीजों को यूज कर सके। तो क्वेश्चन है कि क्यों फिर टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है? अगर देखिए एक फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास काफी सारा पैसा होता है, तभी तो वो चैरिटी दे रहा है ना, तो फिर क्यों उनको टैक्स इंसेंटिव की जरूरत है, क्यों हम उनको टैक्स नहीं देते हैं? इसका आंसर हम धीरे धीरे थोड़ी देर में समझेंगे। क्वेश्चन है कि क्यों गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को यहाँ पर छोड़ देती है? अगर हम सोचिए इन फिलैंथ्रोपिस्ट से इसके ऊपर भी टैक्स ले तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन कि क्यों यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है, इन सब चीजों को हमें प्रॉपर्ली समझना है। देखिए अगर आप समझेंगे कि हमें चीज बहुत अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके मालूम नहीं है, क्यों? बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे स्टडीज वगैरह नहीं हुए, बहुत सिस्टमैटिकली इसको स्टडी नहीं किया गया है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो फिलैंथ्रोपिस्ट है वो एग्जैक्टली किस कारणों से पैसा देते हैं। क्या वो टैक्स को बचाने के लिए देते हैं या फिर सच में वो लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं उसके लिए देते हैं? तो इसका एग्जैक्टली हमारे पास कोई डेटा नहीं है। एक बार एक स्टडी हुई थी 1970s 1980s के आसपास में इंडिया के अंदर, जहां पर इस चीज को मालूम करने की कोशिश की गई थी, बट ये चीज प्रॉपर्ली मालूम नहीं चला था, ठीक है, कि एग्जैक्टली रीजन क्या है कि क्यों फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत सारा पैसा वगैरह देते हैं। देखिए आप अगर आप ऑथर को देखोगे तो ऑथर यहां पर ये बोलती हैं कि जो टैक्सेस है, टैक्सेस को रेज करना दैट इज वेरी गुड फॉर द स्टेटहुड, यानी कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो टैक्स ही एक्चुअली एक टाइप का वो मनी का एक सप्लाई होते हैं जिसके थ्रू वो पैसा इकट्ठा करके वेलफेयर स्कीम के अंदर पैसा यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर ये टैक्स वो लोग कलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट इज कि ये टैक्स जो कलेक्शन है इसका तो मतलब देखिए काफी दिनों का हिस्ट्री है, बट साथ ही साथ जो ये चैरिटी वगैरह है, चैरिटी के ऊपर टैक्सेस ना लगाना, इसकी भी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन रिसेंटली लिया गया है, डिसीजन काफी पहले जाता है। 19th सेंचुरी यानी कि 1800 समथिंग में ब्राजील के अंदर सबसे पहले डिसाइड मतलब ये देखा गया था कि ऐसे सारे के सारे लोग जो कि यहाँ पर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स मतलब कि जो भी जितना पैसा वो लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए देंगे उन पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा ब्राजील के अंदर डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो यही मतलब बात की गई थी कि 19th सेंचुरी के आसपास में ब्राजील में ऐसा स्टार्ट हुआ था, बट उसके बावजूद अभी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज जो है उन सबके अंदर ये चीज प्रॉपर्ली स्टडी नहीं हुई है। इट इज वेरी पुअरली स्टडीड कि एग्जैक्टली क्या रीजन क्या है कि जो सिविल सोसाइटी है वो इतना सारा पैसा मतलब वो करती है, खर्च करती है। अब यूएसए और यूके को अगर आप देखेंगे, यूएस यूके ने इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर्ली स्टडी करने की कोशिश की थी, जहां पर उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली पैसा खर्च क्यों होता है। तो उन्होंने ये पाया कि जो देखिए ज्यादातर जो पैसा खर्च होता है वो इसका ये रीजन नहीं होता है कि वो अपने टैक्सेस को बचाना चाहते हैं, उसका ये रीजन होता है कि ऑब्वियसली वो सच में चैरिटी करना चाहते हैं। वो जो मेन कॉज होता है उस चीज को वहां पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस चीज को वहां पर वो हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडीज वगैरह होती है वो काफी सारा डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को, डिफरेंट टाइप के डोनर डेटा को, इन सबको एक जगह लेकर आती है और यहां पर ये मालूम करने की कोशिश करती है कि जो नॉन मॉनेटरी इंपैक्ट है, मतलब टैक्सेस को बचाने के अलावा जो डिफरेंट फायदा है, वो सब चीजें एक्चुअली मतलब मेन रीजन है जिसके कारण टैक्सेस वगैरह पे किए जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और समझिए आप, इंडिया के अंदर जितने भी एनजीओ वगैरह हैं वो बहुत ही छोटे छोटे एनजीओ है, ठीक है। इंडिया के पास है ना थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ है, मतलब बहुत सारे एनजीओ है जो कि छोटे छोटे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के अंदर वो एनजीओ की बात करेंगे बहुत ही स्मॉल है और उनका बजट जो है बहुत ही कम होता है। माना जाता है कि एक साल के अंदर 15 लाख रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, इतना कम बजट होता है एक पर्टिकुलर एनजीओ का, ठीक है। और इनका जो मेजोरिटी ऑफ द एनजीओ होता है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है देखा जाता है कि यूपी के अंदर, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, ऐसे रीजन जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर सबसे ज्यादा एनजीओ काम करते हैं। स्पेशली उनका जो मेन सेक्टर है वो हेल्थ, मतलब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। द पॉइंट बीइंग कि जो मेजोरिटी ऑफ द एनजीओ हैं जो पैसा लेती है फिलैंथ्रोपिस्ट से, वो पैसा स्पेंड करती है जो गरीब स्टेट्स हैं उनके अंदर, और हेल्थ और एजुकेशन इन सबको प्रमोट करने के लिए करती है। द पॉइंट इज कि इन छोटे छोटे जो एनजीओ होते हैं उनके लिए पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये पैसा वहां तक पहुंचाते हो, देखिए यहां पर हमने अभी तक बात क्या की, बात ये की है कि जो पैसा यहां पर चैरिटी के अंदर दी जाती है उससे अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगा, मतलब गवर्नमेंट अगर उसमें से टैक्स ले लेगा तो फिर क्या होगा। मान लीजिए कि एक 15 लाख रुपए की बात करते हैं, जस्ट सपोज कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, मान लीजिए कि आप है, ठीक है, आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और कल को आपने 10 लाख रुपीस एक किसी एनजीओ को मतलब दान देने की बात की, ठीक है, मतलब आपने डिसाइड किया कि मैं 10 लाख रुपए किसी को दान करूंगा। द पॉइंट इज, जब आपने 10 लाख रुपए दान किया तो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि ठीक है आप दान करो, बट बदले में 2 लाख रुपए मुझे दे दो बिकॉज मैंने इसके ऊपर टैक्स लगा रखा है। जस्ट सपोज कि 2 लाख रुपए अगर आप ये गवर्नमेंट ले लेगी तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको अपने कामों के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देगी। बट सोचिए कि अगर ये इस चीज को अभी गवर्नमेंट नहीं ले रही है, अभी देखिए अभी करंटली क्या होता है, अभी गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो ये 2 लाख रुपए एक्चुअली इसी जिस एक्चुअली चैरिटी के अंदर आप यहाँ पे खर्च करना चाहते हैं उसी चैरिटी के अंदर जाएगा और ये पैसा यहाँ पर हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए यूज होगा। तो आप समझ रहे हैं, टैक्सेस ना लेने का बेनिफिट यहाँ पर ये है कि वो सिंपल जो एनजीओ है उस एनजीओ को सही पर्पसेस के लिए वो पैसा यूज कर सकती है, ठीक है। अगर आप इसको गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो सिविल सोसाइटीज है, ठीक है, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के ऊपर पिछले कुछ सालों के अंदर इतना सारा काम किया हुआ है जितना गवर्नमेंट शायद खुद से भी नहीं कर पाई है। अगर आप पिछले कुछ साल का डेटा देखेंगे तो एनजीओ ने यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काफी सारा डिफरेंट टाइप के काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये शो करता है कि एनजीओ जो है, एनजीओ का जो गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। स्पेशली अगर हम किसी भी टाइप की सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर की ऑथर यहाँ पर ये भी बोलती हैं कि देखिए अगर आप गवर्नमेंट की देखेंगे, गवर्नमेंट है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्कीम्स लॉन्च करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015 के अंदर। बट क्या आपको लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान ये फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था? नहीं, बिल्कुल लॉन्च नहीं हुआ था पहली बार, बिकॉज इससे पहले देखा जाता था कि बहुत सारी ऐसे एनजीओ वगैरह थी जो कि ऑलरेडी इससे पहले 2015 से पहले ही बहुत सारी ऐसी थी जो कि सफाई के ऊपर काम कर रही थी, बहुत सारी ऐसी थी जो कि क्लीननेस के ऊपर काम कर रही थी, आसपास में जो टॉयलेट फ्री जो ओपन डेफिकेशन था उसको प्रॉपर्ली ठीक करने की के लिए काम कर रही थी। ऑल्दो एक एनजीओ जो होती है उसका जो स्कोप होता है बहुत ही कम होता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड होता है, इसलिए उसका जो रिजल्ट होता है वो नेशन वाइड यहाँ पर प्रेवलेंट नहीं होता है, पूरे नेशन का पर रिजल्ट नहीं दे सकता है। बट स्टिल इसके बावजूद जितना भी इसका डेटा वगैरह होता है वो वो देखिए यहाँ पर एनजीओ जो है ये बहुत ही बड़े एक टाइप के गाइड की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और इसी एनजीओ को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो इनोवेटिव आइडिया एक्चुअली क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था? नहीं था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडिया नहीं था, वो गवर्नमेंट आइडिया एक्चुअली एनजीओ का था, बट एनजीओ का वो आइडिया यूज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया इन एनजीओ को, ठीक है, और बदले में जो एनजीओ वगैरह है वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी, कम्युनिटी एक्सपीरियंस, आइडियाज ये सब प्रोवाइड देते हैं बदले में, जिसके बदले में जो गवर्नमेंट है वहां पर बहुत सारा पैसा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के खर्च कर पाती है। नो द क्वेश्चन कम्स कि फिर एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एनजीओ से पैसा क्यों नहीं लेती है? रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है सिग्नलिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो एनजीओ को एक सिग्नल देती है, एक टाइप का इशारा करती है कि आप इन सब फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज को करो, मतलब आप पैसा वगैरह प्रोवाइड करो, सोशल डेवलपमेंट करो, बदले में हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और उस सपोर्ट को शो किया जाता है विदाउट बाय नॉट टेकिंग एनी टैक्स, मतलब ये टैक्सेस ना लेकर के एक्चुअली गवर्नमेंट यहाँ पे शो करती है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू हम नहीं लेंगे, मतलब पॉइंट इज कि हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, बदले में आप यहाँ पर जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स है आप लोग पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, ठीक है। अब ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है कि इस चीज के ऊपर एक सिस्टमैटिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर प्रॉपर्ली स्टडी होनी चाहिए ताकि मालूम चल सके जो हमारा टैक्स इंसेंटिव है उस चीज को हम कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर हम इस चीज को टैक्स इंक्रीज करें या फिर इंक्रीज ना करें, क्या ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए जो इंडिया के अंदर जो काम होता है दैट इज कॉल्ड एज हाई इनकम, जो डोनर्स है उनका मतलब पैसा जो है लेकर के, मतलब उनका पैसा लेकर के यहाँ पर जो गरीब है उनको उनके लिए वेलफेयर प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से इंडिया का डिफरेंट टैक्स इंसेंटिव काम करता है। इंडिया के अंदर एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है जहां पर जो जितने भी लोग होते हैं, मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता है। बट द पॉइंट इज कि फ्रांस के अंदर एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इक्विटेबल होता है। इसका क्या मतलब है? इक्विटेबल का मतलब है ज्यादा इक्वल होता है, जहां पर दिखाता है कि फ्रांस के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं उनसे पैसा लेकर के वो सारे का सारा पैसा यहां पर निकाल करके सोशल डेवलपमेंट के अंदर लगाया जाता है। मतलब उन पैसों को सिर्फ एक टैक्स के रूप में नहीं लिया जाता है, उन पैसों को सिंपली उठा करके सोशल डेवलपमेंट के लिए ही लगाया जाता है, कहीं पर यूज नहीं किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए यूएसए और यूके के बीच में जो स्टडी हुई थी, जो हमने पीछे देखा था, उसके अंदर ये मालूम चलता है कि एक पर्टिकुलर हाई इनकम डोनर जो है, मतलब एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो मतलब काफी रिच पर्सन है, अगर वो डोनर है मतलब पैसा डोनेशन कर रहा है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होता है टैक्स इंसेंटिव का। मतलब अगर उसको आप ज्यादा टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पर डोनेट करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर प्रॉपर्ली समझने के लिए, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सब चीजों को एक अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है। जैसे कि बहुत सारा जो वेल्थ टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, इन सबको या तो देखिए इन सब के ऊपर टैक्सेस लगा करके, मतलब इन सब के ऊपर टैक्सेस लगा करके जो भी यहाँ पर पैसे आते हैं, जो भी टैक्सेस वगैरह आते हैं, उन टैक्सेस को डायरेक्टली वेलफेयर स्कीम के लिए यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, या फिर सिंपली इन सब चीजों के ऊपर जो आप टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं उनका एक फायदा अगर आपको डायरेक्टली कोरिलेशन दिख रहा है कि अगर आप जो भी फिलैंथ्रोपिस्ट अगर आप उनसे टैक्सेस नहीं ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को भी यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ऑथर का बोलना है। सिमिलरली जो यहाँ पर जो हमारी जो ऑथर है वो यहाँ पर ये बोलती है कि जो हमारी रेजिम है, अगर वो ये बोलती है कि आप टैक्स पे करो, बदले में अगर ना मन करे तो आप इंसेंटिव ना भी दो, मतलब सोशल डेवलपमेंट के लिए काम ना भी करो, तो वो चीज सही नहीं है। अगर आपको याद होगा इंडिया के अंदर सीएसआर नाम की चीज है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर क्या बोला गया है कि पिछले 3 सालों का एक एवरेज जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 2% जो पैसा है आपको टोटल, वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के ऊपर, अपने आसपास की जो सोसाइटी है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर काम करना होगा। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर जो ऑथर यहाँ पर वो ये बोल रही है कि इन सब चीजों के ऊपर देखिए, पहली बात तो हमें एक रिसर्च करना चाहिए, इनके ऊपर एक प्रॉपर रीजनिंग वगैरह करनी चाहिए। उसके बाद एक सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट है वहां पर किसी भी मोटिव से अगर वो पैसे दे, भले वो टैक्स के बेसिस पे दे, टैक्स बचाने के लिए, या फिर वो सच में चैरिटी करना चाहिए, दोनों ही बेसिस में फायदा यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट को होता है और सोशल डेवलपमेंट को ये फायदा होती रहना चाहिए। दिस इज द मेन यहाँ पर थीम, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।